तो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे अकबर के बारे में, और अकबर के बारे में आप लोग जान चुके हैं सारी महत्वपूर्ण बातें जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1556 से 1605 तक अकबर का शासन रहा, सबसे बड़ा शासन है। सबसे मुगल काल का सबसे लंबा शासन पूछे किसका है? सबसे लंबा शासन अकबर का है। सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? अकबर का रहा। सबसे लंबा शासनकाल, ठीक है, किसका रहा है? अकबर का रहा है। मृत्यु कब हुई इसकी? 1605 में मृत्यु हुई। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कैसे हुई थी इसकी? अतिसार की वजह से। डायरिया हो गया था इसको, दस्त जिसको कहते हैं हम लोग, पेचिस कहते हैं, अतिसार की वजह से। ठीक है भैया, बड़ी दिक्कत हुई होगी बुढ़ापे में, अतिसार की वजह से मृत्यु हो गई। और अकबर के बारे में एक फैक्ट क्या था कि भारत में जो वॉल पेंटिंग शुरू हुई हैं, आजकल आप दीवारों को करवाते हो ना, इधर इधर उधर उल्टी सीधी पुताई, लाल पीली नीली, चलो भाई, तो क्या बोलेंगे? भित्ति चित्रकारी को सबसे ज्यादा जो बढ़ावा मिला, भित्ति चित्रकारी को, भित्ति मतलब दीवार को बोलते हैं, भित्ति वॉल को, भित्ति चित्रकारी को सबसे ज्यादा बढ़ावा, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा बढ़ावा किसके समय मिला? बढ़ावा किसके समय पर मिला? सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला किसके समय पर मिला? अकबर के समय पर। तो अकबर के बारे में आप सबने देखा कि अकबर ने किस तरह राजपूतों तक अपना साम्राज्य फैलाया, राजस्थान गुजरात तक इसने किस तरह मजबूती से जोड़ा। लेकिन दरअसल में जितना मजबूत शासनकाल औरंगजेब का रहा, यही जो मजबूती है धीरे धीरे बिखरती चली जाएगी। ठीक है, एकदम से नहीं बिखरेगी, कारण होंगे कि जैसे इनके कंट्रोल से जो राजपूत लोग हैं ये बाहर होते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे। दक्षिण में बहुत सारे अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे, बीच में ये लोग अभियान करेंगे, दक्कन अभियान, जिसमें सफल भी होंगे, और दक्षिण के अभियानों में सबसे ज़्यादा कारगर होगा औरंगजेब, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी है बहुत आराम से। इत्र भी पढ़ाना सर? अच्छा, इत्र भी पढ़ाएंगे भैया, क्यों नहीं पढ़ाएंगे इत्र। तो आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है कहाँ से? जहांगीर से। अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? जहांगीर बैठता है। और जहांगीर का शासनकाल कमेंट सेक्शन में बताओ कितने वर्षों का शासनकाल रहा जहांगीर का? 1605 से लेकर के 1627 तक रहा। ठीक है, बचपन का नाम क्या है इसके? इसके बचपन का नाम है सलीम। और किसकी फरियाद से ये पैदा हुआ था? मैंने बताया ना, अकबर नंगे पैर जाता था। बचपन का, सॉरी, बचपन का नाम लिख लो पहले। बचपन का नाम क्या है इसके का? बचपन का नाम है सलीम। और किसकी सलीम क्यों रखा गया नाम? किसके नाम पर? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया है ना। किसकी याद में? शेख सलीम चिश्ती के याद में, जब अकबर ने मन्नतें मांगी कि मेरा बेटा होना चाहिए, और उसका ये बेटा हुआ। क्या नाम है? जहांगीर नाम है। चलो भाई, राज्याभिषेक इसका कब हुआ? 1605 में हुआ। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। इस जहांगीर के जो माता है, जहांगीर की माता, तो जहांगीर की माता कौन होगी? अकबर की पत्नी। तो कौन थी वो पत्नी? तो मरियम उज़्ज़मानी। क्या बोलते हैं उसको? मरियम उज़्ज़मानी, यानी आमेर की जोधाबाई। इसकी माता कौन थी? जोधाबाई। कहाँ की जोधाबाई? आमेर की। याद रख लेना, दो जोधाबाई मैंने आपको बताई थी। एक जो आपकी दूसरी कहाँ से संबंध रखती थी जोधाबाई, जिसका नाम जगत गोसाई है, उदयपुर से, है ना, कभी नहीं भूलना है। तो इनकी माता है, क्या नाम है माता का? इनकी माता का नाम जोधाबाई है इसकी का। और जोधाबाई कहाँ की? आमेर के जो राणा भारमल थे, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है भैया, चलो भाई, जहांगीर के पुत्र कौन कौन थे? जहांगीर के पुत्र कौन कौन थे? तो इसके पुत्र हैं, एक तो खुसरो है, खुसरो, ठीक है, मानबाई का बेटा। अब कमेंट सेक्शन में बताओ मानबाई कौन है? मैंने बताई थी आपको मानबाई, मानबाई का बेटा है। याद है मानबाई या नहीं है याद? मैंने बोला था कि जो भगवान दास है, भगवान दास की पुत्री का नाम तो था क्या आपका? भगवान दास की पुत्री का नाम है जोधाबाई, लेकिन भगवान दास की जो बेटे की, क्या बोलोगे? तो क्या नाम है उसका? भगवान दास की पुत्री का क्या नाम था? मानबाई। तो मानबाई का पुत्र है खुसरो। ठीक है, एक है इसका पुत्र खुर्रम, खुर्रम। और
खुर्रम किसका पुत्र होगा? तो खुर्रम पुत्र होगा ये जगत गोसाई का पुत्र, जगत गोसाई का पुत्र, जगत गोसाई या जोधाबाई। ये जगत गोसाई या जगत जोधाबाई कहाँ की है? ये है आपकी भैया उदयपुर की। ठीक है, या उदयपुर का पुत्र लिख लो, का पुत्र। अब दिक्कत नहीं रही। खुसरो हो गया, खुर्रम हो गया, और यही खुर्रम जो है, खुर्रम को आगे बताऊंगा, चलो यही खुर्रम शाहजहां गद्दी पर जो बैठेगा वो यही खुर्रम बैठेगा। ठीक है, परवेज, क्या बोलोगे? परवेज। और एक है इसका पुत्र शहरयार। तो कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। कौन कौन है 4 पुत्र? चारों के नाम बताओगे? खुसरो हो गया, खुर्रम हो गया, शहरयार हो गया, और चौथे पुत्र का नाम हो गया परवेज। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो भाई, 4 बेटे हैं, माता का नाम पता चल गया, इसके पिता का नाम आपको पता चल गया, पिता का नाम आप जानते ही हो भैया। अब बात आती है 1606 की, मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर, जहांगीर के शासनकाल का 1606। 1606 में खुसरो ने विद्रोह किया, खुसरो ने विद्रोह कर दिया। देखा, एक ही साल हुआ है अभी कुल जहांगीर को बैठे हुए गद्दी पर। जहांगीर कौन सी कसर का था? जहांगीर ने भी तो किया था विद्रोह अकबर के खिलाफ। मैंने आपको बताया था अकबर के खिलाफ जब उसने विद्रोह किया तो जोधाबाई, भाई ये जो इसका पिता है ये जहांगीर, जहांगीर के खिलाफ ही तो विद्रोह हुआ, बेटे ने किया। जहांगीर ने भी तो किया था अकबर के खिलाफ, टिट फॉर टैट की बात हो गई। जहांगीर ने अकबर के खिलाफ किया, इधर अकबर की पत्नी थी जोधाबाई, बड़ी रोई। जोधाबाई ने कहा, जब अकबर ने तलवार निकाली, तिलक लगा करके जाता था युद्ध पर, मैंने बताया आपको, जोधाबाई ने तिलक किया कि क्या पुत्र को ही मार दोगे? बोला पागल तू क्यों रोती है, इस युद्ध में एक चीज बचेगी, या तो पुत्र बचेगा या तेरा पति बचेगा। इसने भी विद्रोह किया था और उसी तरह की चीज फिर सामने आई। किसके इतिहास में ये चीज सामने आई? खुद जहांगीर के, कि उसके पुत्र ने विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह कब किया? गद्दी पर बैठने के अगले ही वर्ष। याद रख लेना, इसमें खुसरो की मदद, इसमें खुसरो की मदद 2 दीवानों ने की थी। खुसरो की मदद, एक तो लाहौर का दीवान था, लाहौर का दीवान, और एक आगरा का दीवान। इसमें खुसरो की मदद लाहौर का दीवान, और एक और लिखो आगरा का दीवान। आगरा का दीवान, लाहौर का जो दीवान है, लाहौर के दीवान, और साथ में मैंने बोला किसके? आगरा का दीवान। तो लाहौर के दीवान का नाम था अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। और जो आगरा का दीवान इस वक्त यहां था, आगरा के दीवान का नाम था हसन बेग। क्या नाम है? हसन बेग। तो दिक्कत भैया, तो खुसरो के इस विद्रोह का कारण कौन कौन रहे? आपका अब्दुल रहीम और हसन बेग रहे। दोनों ने मिलकर के खुसरो को फुलसाया। अरे बाप गद्दी पे बैठा है, अब असली हकदार तू होना चाहिए, तू मजबूत आदमी है। भिड़ गया बाप से जाकर के, बहुत बुरा पिटा भैया, बहुत बुरा पिटा। और तो याद रख लेना, खुसरो का विद्रोह किया, इसमें खुसरो की मदद हसन बेग ने की। लेकिन 1606 में ही भेरावल का युद्ध हुआ। लेकिन 1606 के भेरावल युद्ध में, भेरावल युद्ध में जहांगीर ने इसे हरा दिया। बेचारा फुलसाया और हरवा भी दिया। इसीलिए किसी को फुलसाने में कभी नहीं आना चाहिए। याद रखेंगे इन्होंने क्या की, इसकी मदद की। अब दरअसल में इसको पता था कि भैया पिता के खिलाफ विद्रोह किया है तो क्यों ना अपनी जान किस तरह बताई जाए। तो इधर से ये भाग के जाता है पंजाब, खुसरो। ठीक है, और खुसरो भागकर, भागकर सिखों के 5वें गुरु, कौन है? सिखों के 5वें गुरु
अर्जुन देव, क्या नाम था भैया? अर्जुन देव के यहां शरण लेता है। अर्जुन देव के यहां शरण लेता है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कराई थी। अर्जुन देव की हत्या कराई थी। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? इसके बाद खुसरो ने एक पत्र लिखा अपने पिता के नाम पर कि मैं माफी मांगता हूं, ठीक है, आज के बाद ऐसा विद्रोह नहीं होगा। तो पिता ने पुत्र को तो माफ कर दिया, लेकिन जिसने पनाह दी, जिसके पास मदद गया था, तो ये तो अत्याचार हुआ। और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया इसने? मौत के घाट उतरवा दिया था, इनकी हत्या करवा दी थी। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? किसने करवाई थी? जहांगीर ने। क्यों करवाई थी? आज आप रीजन समझ चुके होंगे। खुसरो, खुसरो ने ये क्यों किया? क्योंकि गद्दी की लालसा थी। कब किया? अगले ही साल किया। कौन कौन इसके साथ थे? आपका अब्दुल रहीम और हसन बेग थे, ठीक है, लाहौर से और आगरा से। तो ये बात कभी मत भूलना। एक इंपॉर्टेंट है जहांगीर का, 1611 में, 1611 में क्या नाम बोल सकते हैं इसको? अच्छा सा नाम क्या दे सकते हैं? मेहरुन निशा, मेहरुन निशा से शादी की। मेहरुन निशा से शादी की। बड़ा तगड़ा प्यार है। तो कहते हैं कि एक बार मीना बाजार में नजर टकरा गई किसकी? जहांगीर की। किससे? मेहरुन्निसा से। व्हाट इज मीना बाजार? आप ये सोच सकते हैं। तो उस समय भी बाजार ऐसे नहीं थे जैसे आज भीड़ भाड़ है। पहले तो दो चार दुकानें हुआ करती थी बाजार में, तब मीना बाजार लगते थे मुगलों के समय पर। तब मीना बाजार में कहते हैं इसको पहली बार देखा। किसने देखा पहली बार? जहांगीर ने। उसने कहा यार बड़ी सुंदर है। तो उसके साइड में चल रहे थे लोग, उन्होंने कहा नहीं 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 महाराज, गलत बात है, शादीशुदा है। उसने कही हम कौन है? उसने कही जी आप महाराज हैं। उसने फिर पूछा हम कौन है? बोला जी आप महाराज हैं। तो फिर शादीशुदा क्या मतलब है? इंतजाम करो शादी का। तो कहते हैं कि मेहरुन्निसा का जो पति था ये शादीशुदा थी। मेहरुन्निसा के पति की हत्या में किसकी साजिश बताई जाती है इतिहासकारों द्वारा? वो साजिश बताई जाती है शाहजहां के द्वारा। ये शाहजहां ने उस साजिश को रचा। तो मेहरुन्निसा का पहला पति जो था, मेहरुन्निसा का पहला पति जो है, पहला पति, इसका नाम था शेर अफगान। क्या नाम था? पहला पति था शेर अफगान। तो पहले पति और इसी की शेर अफगान की बेटी है, यानी पहला पति ये हो गया। तो इसी शेर अफगान की इन दोनों की पुत्री थी जिसका नाम है लाडली बेगम। इतनी बात समझ में आई? लाडली बेगम कौन है? कोई दिक्कत? लाडली बेगम तक कोई दिक्कत नहीं होगी, शादी हो गई भैया दोनों की। शेर अफगान, शेर अफगान की पहली और इसकी शादी थी, बाद में इसकी हत्या करवा दी जाती है। शेर अफगान की हत्या हो गई, शेर अफगान को मार डाला गया। और शादी किससे हो गई भैया? शादी हो गई किससे? मेहरुन्निसा की शादी हो गई जहांगीर से 1611 में। ये जो मेहरुन्निसा है, मेहरुन्निसा के पिता, नोट करना, मेहरुन्निसा के पिता हैं मिर्जा ग्यास बेग। मेहरुन्निसा के पिता कौन है? मिर्जा ग्यास बेग। ग्यास बेग को भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा हुआ है जहांगीर, उसकी घरवाली बनने जा रही है बेटी, कोई दिक्कत नहीं। हो गई शादी। तो मेहरुन्निसा की शादी और इसके पिता मिर्जा ग्यास बेग क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जी ये ग्यास बेग है, इसी को जाना जाता है एतमुलदल्ला के नाम से। तो याद रख लेना, ग्यास बेग को ऐसे लिखना, ग्यास बेग को एतमा उद्दौला की उपाधि
एतमा उद्दौला की उपाधि जहांगीर ने दी? लंबी कहानी है। जहांगीर ने दी। एक बात तो ये, क्या बोला मैंने, मेहरुन्निसा के पिता का नाम है ग्यास बेग, और ग्यास बेग को जो एतमा उद्दौला की उपाधि दी वो किसने दी थी? जहांगीर ने। ससुर बन चुका है। इधर इसका पहला पति है शेर अफगान और उसकी पुत्री है लाडली बेगम। यहां तक की बात में कोई दिक्कत भी है? तीसरी बात क्या याद करनी है आप लोगों को? मेहरुन्निसा का भाई, मेहरुन्निसा का भाई, इसके भाई का नाम है आसफ खां। आसफ खां यही है जो विद्रोह करवाएगा किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। नाम आएगा आगे तो आपको परिचित रहना होगा। इसका भाई है आसफ खां, और इसके भाई आसफ खां को जो उपाधि दी गई है याद रख लेना, आसफ खां को खान ए सामा की उपाधि मिली। आसफ खां को करीबी उपाधियां थी ये। खान ए सामा, खान ए सामा की उपाधि जहांगीर ने दी। पूरा रिश्ता कर लेंगे, एकदम परिवार की तरह जुड़ जाएंगे। समझ गए मेहरुन्निसा का भाई कौन है? कोई दिक्कत नहीं। इसका पहला पति कौन था? शेर अफगान। और शेर अफगान की जो ये बेटी है ना लाडली बेगम, अब कहेंगे इससे भी रिश्ता जोड़ो भाई। लाडली बेगम की शादी शहरयार के साथ करवाई गई। बेटा था ना इसका चौथा, परवेज शहरयार, तो जो शहरयार इसका बेटा है, उस चौथे बेटे से किसकी शादी हुई? लाडली बेगम की। घर में जोड़ लिया, कोई दिक्कत? सर जी अकबर को क्यों नहीं पढ़ाया? अकबर पढ़ा देते जहांगीर से पहले। पढ़ाऊंगा बेटा अभी, पहले अंग्रेज पढ़ा दूं उसके बाद अकबर पढ़ाऊंगा बेटा। मेरे दोस्त पढ़ाऊंगा अकबर को। भाई यार पगलू हो, कहाँ रहते हो हैं? कौन सी दुनिया से लाए हो? कोई दिक्कत भी है इतनी बात में थम्स अप करके बताओ। मेहरुन्निसा में कंफ्यूज मत हो जाना बस। भाई का नाम आसफ खां, पिता का नाम एतमा उद्दौला, नाम असली नाम है ग्यास बेग। चलो भाई अगली बात पर आ जाओ भैया जी। कोई भी दिक्कत है भाई? ये एतमोद्दौला जो है इसी के नाम पर बना हुआ है एक एतमा उद्दौला का मकबरा। क्या बोलोगे? एतमा उद्दौला का मकबरा। जो बच्चे जानते हैं वो बताओ कहां स्थित है? एतमा उद्दौला का मकबरा कहां है? आगरा में। किसने बनवाया? मेहरुन्निसा ने बनवाया। मेहरुन्निसा ने बनवाया। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात है, देखो ताजमहल सफेद संगमरमर से बना, लेकिन सफेद संगमरमर से भारत में बनने वाली पहली इमारत कौन सी है? वो एतमा उद्दौला का मकबरा है। या आपसे पूछे पहला मकबरा जिसमें इस्तेमाल हुआ सफेद संगमरमर का, नोट करना इस बात को, सफेद संगमरमर से बना, मरमर से बना पहला मकबरा कौन सा है? पहला मकबरा, तो सफेद संगमरमर से बना पहला अकबर मकबरा कौन है? मेहरुन्निसा ने अपने पिता एतमुद्दौला की याद में बनवाया, जो कि आपका व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, और इसी को बोलते हैं, इसमें पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि ये पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल ताजमहल में भी होगा। पित्रादुरा शैली क्या होती है भैया? कोई टाइल्स है, जैसे बोर्ड को समझ लो, ये एक टाइल्स है, इस टाइल्स पर आप पत्तियों का डिजाइन बना दो, उकेर दो, है ना, कलाकृति को, डिजाइन जो चित्र है उसको उकेर दो पत्थर पर ही, इसको बोलते हैं पित्रादुरा शैली। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत?
मेहरुन्निसा के बारे में चल रहा भैया अभी तक सब कुछ। अगली बात पर आ जाओ। मेहरुन्निसा मेहरुन्निसा को नूर ए जहां, नूर जहां कहते हो जिसको आप लोग, नाम क्या है? नूर ए जहां। नूर बोलते प्रकाश, उजाले को। और एक तो नूर ए जहां, मतलब क्या बोला इसको? नूर ए जहां। और साथ में नूर ए महल की उपाधि जहांगीर ने दी। तो इतिहास में नूर ए जहां के नाम से किसको जाना गया, या नूर ए महल के नाम से किसको जाना गया है? तो वो मेहरुन्निसा है। हल्की फुल्की मेहरुन्निसा नहीं है, बहुत जबरदस्त तीरंदाज, बहुत जबरदस्त घुड़सवार। कहते हैं कि जहांगीर के हर अभियान में ये जहांगीर के साथ रही, और इसका कंट्रोल इतना बढ़ गया। जैसे आपको पता है कि गुलाम वंश में हमने एक महिला के बारे में पढ़ा था, रजिया सुल्तान, कुशल शासिका थी। इसी तरह मुगल में अगर कोई पूछे ना, मुगलों में क्या कोई ऐसी महिला हुई जिसका गद्दी पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा हो, तो वो मेहरुन्निसा है। कहते हैं कि कुछ लोग तो जहांगीर को बीवी का गुलाम कहने लग गए कि ये मेहरुन्निसा के प्रभाव में है। और मेहरुन्निसा का प्रभाव ही कारण बनेगा धीरे धीरे कि इसके खिलाफ विद्रोह होंगे, आंतरिक विद्रोह होंगे, आसपास विद्रोह होंगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं जहांगीर अपनी पूरी जिंदगी, बाद के अंतिम समय में जहांगीर क्या रहा? बीमार रहा। वो शासक जिसने शराब पर खुद रोक लगा दी, खुद 2 पैक डेली लगाता था। तो क्या मतलब 4 5 6 7 8 लगा लेता होगा, क्या पता, हमें 2 ही लगाता हो। तो कहते हैं कि भाई ये जो जहांगीर है, सॉरी, जहांगीर जो है बीमार तो था लेकिन मानसिक रूप से कमजोर नहीं था। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेहरुन्निसा की इतनी पहुंच नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे कथन हैं। चलो, तो ध्यान से देखेंगे। मेहरुन्निसा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके भाई का नाम आसफ खां था, कोई दिक्कत तो नहीं। पिता का नाम, वापस आ जाओ थोड़ा सा, इसकी माता का नाम लिख लेना, मेहरुन्निसा की माता। मेहरुन्निसा की माता नूर ए जहां की माता का नाम है असमत बेगम। आज कौन सा डे है भाई? बड़ा पिछड़ा सा दिन आज होगा, और वो जो पिछड़े दिन को इसको मानते होंगे वो लोग बताएंगे बड़े तरीके से कि जी ये डे है आज। तो वो जो, जैसा आप जोड़ते हो ना अभी फरवरी में रिलेशन बनाते हो आप, असमत बेगम, तो इसी असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकाला था। गुलाब से इत्र, जो परफ्यूम होता है ना, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार। तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किसने किया था? वो है नूरजहां की। तो देख रहे हो नूरजहां का परिवार भी ठीक ठाक है इतिहास में। तो इसकी माँ का नाम क्या है? असमत बेगम, जहांगीर की सासू माँ। यहां तक की बात पे हम खत्म करते हैं किसको? नूरजहां को। और ये बातें आपको नूरजहां के बारे में याद रखनी है। इसके पिता का मकबरा कहाँ है, ठीक है, क्या है, सारी चीजें ये सब आपको याद रखना है। एक चीज हम मिस कर गए हैं, सॉरी, सफेद संगमरमर से बना पहला मकबरा याद रख लेना। इस एतमा उद्दौला के मकबरे को कहाँ स्थित है? बताया मैंने? नहीं बताया? नहीं बताया, आगरा में स्थित, बता दिया। एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। याद रख लेना। इसी एतमा उद्दौला के मकबरे को हम लोग बोलते हैं बेबी ताज। बेबी ताज के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? बेबी ताज के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? एतमा उद्दौला के मकबरे को जाना जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। आज सर जी बकवास डे है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही दिन है, दिन तो सारे अच्छे होते हैं, दिन क्यों, दिन कैसे बेकार हो सकता है यार? देखो आया निकल के रोसी, लड़का है लड़की है पता नहीं, कह रहा गुलाब दिन है आज। बताओ इन्हें, इन्हें आज ये भी नहीं पता कि आज सोमवार है। हैं?
आज सोमवार है, बताओ भी किस किस को नहीं पता? हमें तो पता है आज मंडे है, सोमवार है आज। ये पता है, ये कह रहे गुलाब दिन है आज। देखो इनकी बुद्धि, ये घर वालों ने इसलिए पढ़ाए थे कि ये सोमवार को गुलाब डे बताएं। बताओ यार, ऐसी ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा किस काम की? सोमवार है, हमें तो पता है आज का। चलो कोई बात नहीं, इट्स जस्ट ए जोक। ओके, आगे आ जाओ। तो यहां तक कोई दिक्कत भैया? यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर आगे बढ़ूं, 1611 की बात आ गई, तो ये तो हुई इसके परिवार की बात, ठीक है। आगे आ जाओ, न्याय की जंजीर। अब आ जाओ जहांगीर पर वापस। न्याय की जंजीर, अब इस बार जीडी में पूछा गया, जहांगीर ने आगरा में लगवाई। जहांगीर ने, मैंने सारे बताए हैं आपको, याद रख लेना। न्याय का ढोल भी बताया है मैंने आपको, तो उत्तर वही देना है। बताना कमेंट सेक्शन में, न्याय ढोल किसने लगवाया था? न्याय की जंजीर जहांगीर ने आगरा में लगवाई। उससे पहले मैंने इल्तुतमिश भी बताया था आपको। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर क्वेश्चन पूछता है तो न्याय की जंजीर हमेशा आंसर होना चाहिए आपका, जहांगीर ने लगवाई थी। किसने लगवाई थी भैया? जहांगीर ने लगवाई थी। कहाँ लगवाई थी? आगरा में। इसको, जंजीर को खींच करके कोई भी जहांगीर से न्याय की मांग कर सकता था। और लोग, जो अमीर लोग थे, जो ये सोचते थे कि जहांगीर जब गद्दी पर आएगा तो वो अकबर की नीतियों में बदलाव करेगा। तो इसका बहुत सम्मान किया था उलेमाओं ने कि ये आकर के अकबर की उन नीतियों को पलट देगा जिसमें अकबर ने सम्मान किया सभी धर्मों का। लेकिन जहांगीर ने ऐसा कुछ नहीं किया। जहांगीर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो नीतियां सिर्फ बनी रहने दी। ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत थोड़ा सा मामूली फेरबदल इसने किया, जैसे मनसबदारी प्रणाली में इसने थोड़ा सा फेरबदल कर दिया था। अकबर के समय पर मनसबदारों को 240 रुपए प्रति वर्ष मिलते थे एक घोड़े के लिए, उसने वो राशि 240 रुपए से 200 कर दी, जिसने मनसबदारी प्रथा को बड़ा इम्पैक्ट डाला कि वो लोग मतलब उतने खर्चे में नहीं कवर कर पाए, और वो धीरे धीरे सेना कमजोर होती चली गई। थोड़े थोड़े चेंजेस इसने किए हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन इसने नहीं किया। तो न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई। यहां तक कोई बात नहीं, दिक्कत? अब आ जाते हैं इसके समय से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1609 में 1609 में कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस दरबार में आया। कौन आया दरबार में भैया? कैप्टन हॉकिंस। कोई दिक्कत इस बात में? दरबार में आता है कैप्टन हॉकिंस। दरअसल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी 1600 में, अकबर के समय पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद में ये आया। किस लिए आया? ताकि ये भारत में व्यापार कर सके। इनको पता था कि भाई भारत में व्यापार करने के लिए सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है इस समय? सबसे बड़ी ताकत मुगल, मुगल ताकत। और उस मुगल ताकत पर कौन इस समय आपका है? जहांगीर। हॉकिंस को भेजा गया कि कैसे भी जाकर के प्रभावित करो। हॉकिंस आया। हॉकिंस एक अंग्रेज आकर के उर्दू में बात करता है। उर्दू में बात की जहांगीर से। जहांगीर ने कही, अरे अरे यू कैसा आदमी है भाई? अंग्रेज आदमी, सोचो उर्दू बोल रहा है एकदम से, मतलब अतिशयोक्ति वाली बात हो गई। हतप्रभ रह गया एकदम से जहांगीर। उसने बोली, भाई इसे बैठाओ, इसके लिए सिंगल की 2-3 बर्फी लेके आओ। सिंगल सीट पे से, मतलब सिंगल सीट हमारे यहाँ फेमस है थोड़ा, तो इसके लिए मतलब खातिरदारी करी इसकी। हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। किसकी? इंग्लिश खान की उपाधि। खान साहब अंग्रेजी बोल रहा है, इंग्लिश खान की उपाधि। ठीक है। और साथ में इसको बनाया था 400 का मनसब, 400 घोड़ों का मनसब, मनसब बनाया। आज अभी है। लेकिन एक बार क्वेश्चन आता है, हम लोग कहते हैं 1608 में हॉकिंस इंडिया आया, बिल्कुल ठीक बात है। यहां इस बात पर फोकस रखना। दरबार में आया 1609 में। दरबार कहां लगता था उस समय? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। दरबार कहां लगता था? आगरा में। तो आगरा ये 1609 में पहुंचा है। कभी भी पूछ ले हॉकिंस इंडिया कब आया, कोई भी पूछे, बोलना हॉकिंस आया था सबसे पहले सूरत, गुजरात में। और हॉकिंस सूरत आया था 1608 में। 8 में भारत आया है। और दरबार में कब आया? 1609 में। कौन दिक्कत भैया? कौन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1609 में हॉकिंस दरबार में आता है। किस लिए आया? व्यापार के लिए आया। क्या सफल हो पाया था? नहीं, क्योंकि पुर्तगालियों का बड़ा वर्चस्व था उस समय। पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले आकर के कंट्रोल बना चुके थे भारत में। ठीक है।
तो क्या बोलोगे 1600? ये हॉकिंस का प्रभाव नहीं पड़ पाया क्योंकि पुर्तगालियों का बड़ा प्रभाव था, तो पुर्तगालियों के इस प्रभाव को दबाने के लिए एक और अंग्रेज आया था इसके दरबार के समय पर। 1611 में आया था मिडल्टन, जिसने आकर के मैं ये कहानी सारी पुर्तगालियों में सुनाऊंगा। मिडल्टन ये वही व्यक्ति है जिसने पुर्तगालियों को आकर के हराया था। 1611 में मिडल्टन आया, ठीक है। 1612 में, हाँ, जिसकी भी वीडियो रुक रही है एक बार क्लास को वापस जाओ और फिर से क्लास को चलाओ, आवाज़ एकदम ठीक आने लग जाएगी आप लोगों को, बैक करके वापस आएंगे, एकदम ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? बहुत सही आंसर दिया शुभम सिंह जी, वेरी गुड। रोहित, बहुत बढ़िया, गजब। सर जी मनसब क्या बेटा, पिछली क्लास करो, वो इतने अच्छे समझाया। मनसब इस विश्व इतिहास में भी नहीं मिला समझने को, ऐसे समझ लो जा करके। 1612 पॉल कैनिंग। कोई कोई तो ये भी कह सकता आकर के जी अकबर कौन है। पॉल कैनिंग। 1612 में एक और अंग्रेज आया, पॉल कैनिंग एंड विलियम एडवर्ड। विलियम एडवर्ड कब इंडिया में आए? 1612 में आए। फाइनली बाद में एक आता है 1615 में, क्या नाम है इसका? टॉमस रो बोलो या थॉमस रो बोलो, एक ही बात है। थॉमस रो भारत आया। तो इनसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्षों से भी पूछे जाते हैं, कब आया था, कब आया था, ठीक है, कब आया था ये पूछा जाता है। और साथ में ये भी पूछता है आपका कि किसके समय पर आए थे, पॉल कैनिंग किसके समय पर आया, मिडल्टन किसके समय पर आया, हॉकिंस किसके समय पर आया। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये लोग वो अंग्रेज जो मुगल दरबार में पहुंचे थे। तो बात चलती रहती है, लेकिन फिर आता है वर्ष आपका 1622, जहांगीर के समय का महत्वपूर्ण वर्ष है 1622। 1622 में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। शाहजहां वही है जिसका नाम खुर्रम है, इसका बेटा विद्रोह किया। कब किया विद्रोह शाहजहां ने? 1622 में, ठीक है। शाहजहां के विद्रोह के कारण थे, मैंने आपको बताया कि ये दोष लगाए गए किसके ऊपर? जहांगीर के ऊपर, कि वो अपनी पत्नी किसके, अपनी पत्नी के कंट्रोल में चल रहा है। अपनी पत्नी का नाम क्या है उसकी का? नूरजहां के कंट्रोल में वो चल रहा है। शाहजहां को भड़काया गया कि भाई जल्दी ही अगर ऐसा चलता रहा, जहांगीर तो जाने वाला है, कुछ अमीर तुर्क मिलकर के तेरी माँ के साथ मिलकर के, माँ से मतलब जो नूरजहां है, उसके साथ मिलकर के दिल्ली की गद्दी को हथिया लेंगे, तेरे पास नहीं बचेगा कुछ भी, तू बच जाएगा ठन ठन गोपाल, तो कर ले कुछ। तो 1622 में शाहजहां ने विद्रोह किया। और ये विद्रोह किस तरह से हुआ? दरअसल में सबसे बड़ी दिक्कत मुगलों को यहां हुई, मैंने आपको बताया था कि अकबर के समय पर अकबर का टारगेट था कि वो व्यापार पर कंट्रोल बनाए, और अकबर ने गुजरात को जीता था, जो उसने विजय अभियान भी किया था आपका 1572 में। तो ये दरअसल में क्या है, तो ये कंधार वाले आक्रमण से ये जो क्षेत्र था, तो कंधार पर फिर से ईरानियों का यहां कब्जा हो गया, जो कि मुगलों के लिए बड़ी चिंता की बात थी कि कंधार पर ईरानी फिर से आ गए हैं, अब ये दिल्ली की गद्दी की तरफ आएंगे। तो जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां से बोला कि जाओ कंधार पर जाकर के ईरानियों के इस हमले को निष्फल करो, इन्हें खदेड़ो वापस जाकर के। इसने कही डैडी मैं तो नहीं जा रहा। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, तो ये यहां से आया भैया, ठीक है। तो इसने बोला शाहजहां मैं नहीं जाऊंगा पापा जी। पापा जी ने कहे भी जाना तो पड़ेगा। देखो तो ये क्यों नहीं जाना चाहता था, उसके कारण थे। ये कहता था कि अगर मैं दिल्ली से दूर इस समय गया, महल से, राज सिंहासन से दूर अगर मैं गया, तो मेरे खिलाफ विद्रोह होंगे। और ये जो मेहरुन्निसा है, ये चाहता ही नहीं था कि ये वो साम्राज्य को छोड़ करके जाए। तो इसने बोला मैं चला तो जाऊंगा कंधार, ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन शर्त है, अमुक अमुक किले इसने बताए, पंजाब पर अपना अधिकार मांगा कि पूर्णतः अधिकार मुझे सौंपा जाए, और इधर किलों की जो अधिकारिकता है वो भी मुझे सौंपी जाए।
जहांगीर बुलबुला उठा, एकदम से आग बबूला हो गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे। तो कहते हैं कि भाई यहां ये विद्रोह हुआ था किसका, शाहजहां का विद्रोह हुआ। और शाहजहां का जब ये विद्रोह इसने कर दिया, और जहांगीर ने तो जो चीजें इसने मांगी, जहांगीर ने बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो ये उस समय पर आगरा के समीप में था शाहजहां। इसने सोचा तू भाग करके जा, और ये जो आगरा में सोना है ना, इस भंडार को अपने कब्जे में ले ले, सारे को अपने कंट्रोल में ले ले। तो ये भाग करके जाता है कंट्रोल लेने के लिए। लेकिन लेकिन वहां जहांगीर का एक खास आदमी है, महावत खां। बड़ा नाम है मुगल शासन में, महावत खां, याद रख लेना। लेकिन इसके विद्रोह को महावत खान ने दबा दिया। क्या नाम है, महावत खां। लेकिन इसके विद्रोह को महावत खां ने दबा दिया, और दबाया ऐसा कि इस शाहजहां को खदेड़ करके दक्षिण छोड़ करके आया। उड़ीसा शरण लेने को मजबूर कर दिया इसने शाहजहां को। शाहजहां भाग गया छोड़ छाड़ करके आगरा को, दक्षिण में उड़ीसा तक पीछा किया इसका, खदेड़ा इसको बहुत दूर तक। जैसे तैसे अपनी जान बचाई शाहजहां ने, भाग गया, भैया मारेगा ये तो, है ना। तो ये महावत खां, यही महावत खां है, दबा दिया। और ये बाद में आएगी बात, ध्यान से रखना। विद्रोह को दबा दिया, लेकिन फिर से वही बात हुई क्षमा पत्र वाली। क्षमा पत्र भेजा गया किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा अपने पुत्र जहांगीर को। कहता पापा जी फिर से नहीं करूंगा गलती। पापा जी ने सोचा यार लड़का तो अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, माफ कर दो। लेकिन माफीनामे में क्या हुआ, दबा दिया गया। लिखेंगे हैं, लिख लेना अपनी कॉपी में, लिखो क्या लिखोगे, शाहजहां ने क्षमा पत्र लिखा और माफी मांगी कुछ दिनों के बाद में, तो माफ कर दिया। और माफी के बदले में क्या किया, लिखी लो आप इसे एक तरफ बना के। शाहजहां ने जहांगीर से माफी मांगी, क्षमा पत्र लिखा, और अपने दो बेटों दारा सिकोह और औरंगजेब को जहांगीर की कैद में भेज दिया। ठीक है, अपने दो बेटों को कैद में भेज देता है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह ये माफ कर देता है, ठीक है बेटे तो हैं अब तो ठीक चलेगा, भाई विद्रोह नहीं होना चाहिए दोबारा। कहां जहां विद्रोह नहीं, बोलो पापा जी नहीं करूं। अरे जी पोते तुम्हारे पास है, गर्दन काट देना विद्रोह कर दो तो। महावत खां का भैया बड़ा नाम है मुगल में, यही महावत खां है, इसके बारे में भी लिखना। महावत खां ने 1626 में जहांगीर को कैद कर लिया था इसने, झेलम नदी के पास में जहांगीर को बंदी बना लिया था। इसकी भी लालसा थी, बड़ा मजबूत था, बना लिया था, समझ रहे हो। जहांगीर सम्राट को ही बंदी बना लिया था महावत खां ने। बहुत बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। तो जब इसने बंदी बना लिया, कहते हैं कि जब ये इसको बंदी, ये चाहता था कि मेहरुन्निसा को भी बंदी बनाए। मेहरुन्निसा झेलम पार कर गई, वो तो अच्छी घुड़सवार, ये फंस गया बेचारा जहांगीर। जहांगीर नशेड़ी। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वापस आती है, आत्मसमर्पण करती है मेहरुन्निसा की, नहीं मेरे पति फंस गए हैं, वापस आती है, इसके साथ रहती है। लेकिन वहां कहते हैं कि रातों रात मेहरुन्निसा ने चाल चली, और जो अमीर महावत खान की तरफ थे उनको अपने फेवर में कर लिया। और यही खबर रातों रात महावत खां को भी पता चल गई कि बेटा तू मारा जाएगा, अमीर फिर से फेवर में हो चुके हैं मेहरुन्निसा की वजह से। भाग गया छोड़ करके, और भाग के छोड़ के पता कहां गया, शाहजहां के पास दक्षिण में। बड़ी बात है, समझ गए छोटी सी बात को। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन छोटे शब्दों में बता रहा हूं आपको। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है भैया, यहां याद रख लेना 1627 में जहांगीर की मौत शराब पीने की वजह से हुई थी। यही वो आदमी है, जहांगीर की मृत्यु शराब की वजह से, शराब की वजह से।
ठीक है, शराब पीने की वजह से इसकी मौत हो गई। मकबरा कहाँ है इसका? लाहौर में। मकबरा है इसका लाहौर में। सबसे बड़ी बात है कि शराब पीने की वजह से मौत हुई, और लेकिन आपसे कोई पूछे, देखो रोक तो अकबर ने भी लगाई थी शराब पर, इसने क्या क्या किया था? तंबाकू की खेती पर रोक लगाई थी, तंबाकू पर रोक, कौमा शराब पर रोक, जहांगीर ने लगाई थी। तंबाकू पर रोक, शराब पर रोक किसने लगाई थी? जहांगीर ने लगाई थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। खुद को पीना बंद नहीं किया। तंबाकू के बारे में मैं पुर्तगालियों को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। पुर्तगालियों में बर्नेल नाम का आदमी अकबर के दरबार में आता है, पहली बार अकबर को बताता है वो तंबाकू के बारे में। अकबर खुद तंबाकू का स्वाद चखता है। तो तंबाकू की खेती के लिए जो परमिशन दी थी वो पुर्तगालियों द्वारा आई थी, लेकिन खेती के लिए परमिशन अकबर ने दी थी। उसी तंबाकू पर रोक किसने लगा दी थी? जहांगीर ने लगा दी थी। ठीक है भैया जी, यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया सर जी। लू लगने से हुई भैया? लू लगने से अकबर मरा, मेरे लाल ये नहीं मरा। इसकी मौत शराब पीने की वजह से हुई है। हैं? तुम भी लेते थे क्या इसके साथ में दो दो पैक? संजना शुक्ला है, तुम्हें इतना कैसे पता है? ऐसा तो नहीं हुआ 2 पैक लेके इसके 10 थोगे हों बाद में? तुम्हें ज्यादा गहरी बात पता। कह रहे जी लू लगने से बच्चा, वो अकबर था। चलो भाई, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, मकबरा याद रख लेना। अब आती है बात जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर की आत्मकथा अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलता है। दादा का नाम क्या था इसके का? जिसने लिखी थी तुजुक ए बाबरी, इसने लिखी तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। किस भाषा में लिखी जी? फारसी भाषा में। किस भाषा में लिखी? फारसी में लिखी। लेकिन लिख रहा था, पूरा नहीं कर पाया था। याद रख लेना, इस तुजुक ए जहांगीरी को किसने पूरा किया था? पूरा करने का जो क्रेडिट जाएगा, पूरा करने का जो श्रेय जाता है, पूरा करने का श्रेय जाता है इसका तुजुक ए जहांगीरी का मोतबिंद खां को। किसको जाता है? मोतबिंद खां को जाता है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत भी है? चलो आगे है। जहांगीर के समय को, जहांगीर के समय को, अभी नहीं ये लिखो पहले, जहांगीर के समय लाहौर मस्जिद किसने बनवाई है? लाहौर मस्जिद, शालीमार गार्डन जो कश्मीर में स्थित है, शालीमार गार्डन का निर्माण हुआ। किसके समय हुआ ये? आपका ये हुआ जहांगीर के समय। महान कवि हुए हैं भारत में हिंदी साहित्य में सूरदास। सूरदास इसी के समकालीन थे। सूरदास इसी के समकालीन थे। ठीक है। इसके समय के प्रमुख चित्रकार, इसके समय पर बड़े प्रमुख चित्रकार हुए कहते हैं फारूक बेग जैसे चित्रकार। ठीक है। जहांगीर खुद भी इंटरेस्ट लेता था चित्रकला में, कहता था मुझे किसी चित्र की उंगली दिखा दो, मैं ये बता दूंगा किस पेंटर ने बनाई है। अरे पागल, ऐसा कैसे हो जाएगा? फेंकता था मतलब ज्यादा। इसके समय के जो प्रमुख चित्रकार हैं उन चित्रकारों में नाम आता है आपका, याद रख लेना, बिशन दास का, दौलत खां का, बिशन दास, दौलत खां, फारूक बेग, बहुत महत्वपूर्ण है, फारूक बेग, ये महत्वपूर्ण इनके चित्रकार हैं। लेकिन एक चित्रकार का नाम आता है दसवंत का। किसका? दसवंत। दसवंत याद रख लेना, ये अकबर के समय का चित्रकार है। दसवंत जो चित्रकार था ये किसके समय था? दसवंत चित्रकार था अकबर के समय। कभी सोचो चित्रकार पूछ ले तो जहांगीर के समय होंगे, नहीं,
अकबर के समय का प्रमुख चित्रकार है वो भी। तो इसके समय के प्रमुख चित्रकार थे बिसनदास, दौलत खां, फारूक बेग। तो बड़े बड़े चित्रकार हुए, बड़े बड़े आदिल शाह जैसे राजाओं के चित्र, साम्राज्यों के चित्र बनने लगे। इसी वजह से जो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। तो किसके समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं? ठीक है, गोल्डन एरा ऑफ आर्ट लिखेंगे। जहांगीर का समय, जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। कोई दिक्कत भी है? ये मेरे पेपर में पूछा गया था। चलो, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चा, उपाधि में कोई कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इतनी बातों के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसमें? जहांगीर में। इसके बाद में, जहांगीर के बाद में कौन शासन पर आया? तो 1626 में तो उसने कैद कर लिया, छोड़ के भाग गया, आपका शाहजहां से मिल गया जाकर के दक्षिण में। तो गद्दी पर कौन आएगा? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएंगे सभी लोग। चलो, बड़ा अनारकली वनारकली नहीं पढ़ा था मैं, जहां से क्वेश्चन आएंगे वही पूछा जाता है। चलो, अनारकली एक डांसर थी। गाना सुन लो थोड़ा, देख झूम झाम के, क्या घूम घाम के, सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। तो सलीम से संबंध है उसका। झूम झाम के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। वो एक नृत्यांगना थी, ठीक है, डांस करती थी इसके सलीम के दरबार में। आगे आ जाओ। अनारकली कौन थी? न्याय की जंजीर किसने लगवाई? बता दिया भैया। चलो, बहुत बढ़िया। अनारकली, ऐसा बहुत इंटरेस्ट लेते हो। कली, अनारकली, फूल, गुलाब, इनमें बहुत इंटरेस्ट है। जहांगीर में भी इंटरेस्ट ले लो बेचारे में थोड़ा सा है। बाद में कौन आया था भैया? शाहजहां। कौन आया गद्दी पर? शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां 1627 से लेकर के 1658। ठीक है। इसी के बचपन का नाम क्या है? खुर्रम। बचपन का नाम खुर्रम। बोलो, इसको शाहजहां नाम किसने दिया था अगर इसके बचपन का नाम खुर्रम है? अब आओ पते की बात पर, फालतू की बातों पूछते हो। अनारकली डिस्को किसके साथ जाती थी? उस टाइम डिस्को ही नहीं थे। यही तो बात है बेटा, यही तो सोचना तुम्हें। क्या बोलोगे? बचपन का नाम खुर्रम था, लेकिन दरअसल में 1617 में क्या हुआ? 1617 में, 1617 में जहांगीर है गद्दी पर, सोच लेना। 1617 में अहमदनगर, वही अहमदनगर जिसको अकबर ने हराया था। बताना अहमदनगर में कौन सी महिला शासिका थी? 1617 में अहमदनगर और मुगलों के बीच, अहमदनगर फिर स्वतंत्र हो गया था अकबर के आने के बाद में, मुगलों के बीच संधि कराने की वजह से, ये संधि कराई थी किसने? खुर्रम ने। वजह से जहांगीर ने इसे, इसके पिता ने ही, जहांगीर ने इसे शाहजहां कहा। शाहजहां, सारे जहां का मालिक मेरा बेटा ही है। उसे क्या पता थी तब शाहजहां कि 5 साल बाद 1622 में तुझे, तेरे खिलाफ ही लड़ेगा ये? मेवाड़ नहीं बच्चे, संधि कामयाब होने की वजह से 1617 में अहमदनगर और मुगलों के बीच जो संधि कामयाब हो पाई। अकबर ने तो जीत लिया था, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गए। ये लोग जीत नहीं पाए, इनके बस की नहीं था, इनके पास सॉल्यूशन था सिर्फ और सिर्फ संधि का। तो संधि करी, इसकी वजह से इसको बोला गया शाहजहां। माता कौन थी शाहजहां की? जगत गोसाई या जोधाबाई। उदयपुर वाली हैं ये, आमेर वाली जोधाबाई मत समझना इनको। जोधाबाई, दो जोधाबाई हैं इतिहास में, ये बहुत अच्छे से बताया है आपको, कभी गड़बड़ मत करना। माता है।
इसी की पत्नी का नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। बहुत पूछा जाता है, अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से किसको जाना गया है? अर्जुमंद बानो बेगम कौन है? ये है शाहजहां की पत्नी। और इसी को हम जानेंगे इतिहास में मुमताज महल, जो ताजमहल ले जाएगी। मुमताज महल ये वो जिसने घर बिगाड़े बहुत सारे, है ना? बताई थी ना मैंने तुम्हें प्रैक्टिस सेट में भी। बेचारे लड़कों पे, लड़के बेचारे 100 रुपए जेब में, सच्चा प्यार दिल से करना चाह रहे हैं, है? लड़की कह रही है कि हमें तो ताजमहल बनवाओ। अरे कहां से लाए हम इतनी ईंट? तुम ही बताओ भैया, ईंट बहुत महंगी हो रही है इस टाइम। ये तो राजा थे, अपने पत्थर ढुआ लिए कहीं से, हाथी घोड़े गधा लगा दिए इन्होंने ढोने के लिए। मजदूरों से कह दिया हमसे तो लेबर पैसे लेगी ना, तो हम कहाँ से बनवा दे ताजमहल, इतना ईंट रोड़ा पत्थर कहाँ से लाए? तो बेचारे लड़के मारे गए इनके चक्कर में बहुत सारे। एक साइड में है, दूसरा वाला आया, उसने कहा हम बनवाएंगे ताजमहल। पहला वाला बेचारा सच्चा था, उसने ये कही कि वो मैं नहीं बनवा पाऊंगा दीदी जी ताजमहल, आप जाओ। दूसरा वाले ने कही हम बनवाएंगे, उसने सोची यही है मेरा तो असली वाला जो ताजमहल बनवाएगा मेरे लिए, ले ले ताजमहल। पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, उसी को हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं, ठीक है? शाहजहां के पुत्र, लिखना शाहजहां के पुत्र। पुत्र कौन कौन से हैं इसके? दारा सिकोह, जिसके लिए बड़ा विद्वान शासक होगा। शासक तो नहीं बोलेंगे, विद्वान राजकुमार ही बोल पाएंगे, क्योंकि बेचारा ये छोटे से समय तक के लिए सिर्फ पंजाब पंजाब ग्वालियर वालियर ऐसे थोड़ी थोड़ी सी पोस्टिंग मिलेगी। सबसे विद्वान था, और शाहजहां हमेशा सोचेगा कि उसका बेटा दारा सिकोह गद्दी पर आना चाहिए। शाह सूजा, शाह सूजा, ठीक है? और एक है औरंगजेब, सबसे नालायक होगा औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब मुराद बख्श। आप ये सोच रहे होंगे एक बात को कि जी 4 भाई तो इसके भी थे शाहजहां के, इसके चारों भाई कहाँ गए? शराब पी के मर गए भैया वो। शाहजहां को तो गद्दी पर खुला बैठने का मौका मिला था, ऐसा समझो। शराब पी के ढेर हो गए थे इसके सारे भाई। तो ये शाहजहां के 4 पुत्र हैं। दारा सिकोह सबसे योग्य होगा, लेकिन इधर एक नालायक औरंगजेब होगा जो अपने भाइयों के लिए और अपने पिता को भी कैद कर लेगा, अपने पिता को भी कैद कर लेगा। और पहला शासक होगा ये शाहजहां जो अपने पुत्र के द्वारा कैद किया जाएगा गद्दी पर। औरंगजेब और ये मुराद दोनों मिल जाएंगे। और ये दारा सिकोह जो उपनिषदों का 52 उपनिषदों को पढ़ेगा, सीर अकबर जैसे ग्रंथ लिखेगा, सबसे बड़ा रहस्य लिखेगा, ज्ञान की तरफ दुनिया को ले जाना चाहेगा, लेकिन ये लोग इसको अधर्मी बता करके कि ये धर्म के विरुद्ध है, इसको हरा देंगे। उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ होंगी, धर्मत का युद्ध 1658, आपका सामूगढ़ की लड़ाई, देवराई का युद्ध में इसको बेचारे को बाद में इसकी गर्दन कटवा करके शाहजहां के सामने ले जाते हैं। दारा सिकोह का सिर काट करके भेजा जाता है किसके? शाहजहां के सामने। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? और अगली क्लास में हम इसको खत्म करके शाहजहां के बाद से भैया, ठीक है, शाहजहां के बाद से औरंगजेब खत्म कर लेंगे, फिर इसका एंड है। ओके गुरुजी, सारे के सारे ही ये पियक्कड़ थे क्या? हाँ भैया, गुरुजी इनको ये नवरोज के त्योहार में मिली थी। बड़ा तुमने भी तो उसी पुस्तक में पढ़ा होएगा, तो हमसे भी तो पूछो, जो हमने बता दिया मीना बाजार में। अच्छा, इसकी बता रहे हो अर्जुमंद बानो बेगम की? हाँ भाई, ये तो नवरोज त्योहार में देखी थी इसने, बिल्कुल ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ। अशोक कुमार आप बार बार पूछे जा रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको। क्या मजाक करते हो सर? आवाज दबाने के लिए, हट हट। लू लगने से? अच्छा, मैंने लू लगने से ये बोल दिया क्या? वो अकबर नहीं, अकबर मैंने बताया था बच्चा, अकबर दस्त लगने से, मोहम्मद बिन तुगलक की लू लगने से मृत्यु हुई थी। ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया होगा मैंने, आपको नोट भी करवाया मैंने। लू लगने से मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में मरा था, अकबर 1605 में डायरिया की वजह से, पेचिस की वजह से मरा। अरे वो कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे किस वजह से मृत्यु हुई, ये तो ऐसी मजाक में बोल देते हैं। इसको ऐसी चीज़ों को नोट भी मत किया करो, मत पूछा करो। चलो ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में अच्छे से, है ना? पढ़ते रहो, और शाम का 3 बजे का यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट होता है जीएस का, जरूर लेते रहो।
है ना, वो आपकी तैयारी के लिए सबसे जरूरी है। मैंने बोला सिलेक्शन अगर छुटता है तो वो आपका जीएस में छुटेगा, जीएस की वजह से सिलेक्शन में रह जाते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन का आप संग्रह बना सकते हैं, मैं आपके पास बेस्ट मटेरियल के लिए हर रोज प्रयास करता हूँ, हर रोज। तो उस 3 बजे के प्रैक्टिस सेट को और सुबह 9 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और जिन बच्चों के तो मैथ और रीजनिंग में कमांड नहीं है तो वो मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी करो। आप सोचेंगे जी एप्लीकेशन की इतनी क्लास होती हैं, इधर पहले सिलेबस हो जाए तब उधर करेंगे बच्चे, वो तब भी उतने नंबर आपके आएंगे अगर अब से नहीं करोगे। अब से करोगे तो अभी से बढ़ने लग जाएगा, बाद में करोगे तब भी देखोगे तब भी वही स्कोर आएगा, है ना। साथ के साथ लेके चलो, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, 2 घंटे पढ़ ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन पढ़ो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।